कनेक्ट करना था वो कर चुके हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुश्किल से 40 से 45 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आपको पूरा किरचॉफ में स्टार्टिंग से समझाऊंगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उन सबको बता देना कि अपना लाइव क्लास की वीडियोस में आए, चैनल पे जाए और आराम से पूरा किरचॉफ देख ले। अगर आपने जितना मैंने अभी इस वीडियो में किरचॉफ बताया उतना अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और उस पे जो 4 न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के उन्हें सॉल्व कर लिए, इट इज मच मोर इनफ कि आप किरचॉफ के कोई से भी न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाओ। तो अगर आप भी चाहते हो कि बोर्ड में सारे न्यूमेरिकल आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, न्यूमेरिकल में ही भाई साहब मार्क्स छुपे होते हैं, ये मान लो। अगर आप चाहते हो कि 90 95 प्लस आए तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और आज का जो टॉपिक हम बच्चों पढ़ने वाले हैं उसका नाम है किरचॉफ। तो बच्चों जितना बुरा ये नाम लगता है बच्चों को, उतना ही ये बुरा टॉपिक लगता है बच्चों को। नाम ही ऐसा है किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल की अगर हम बात करें बच्चों तो किरचॉफ रूल में ज्यादा कुछ है नहीं। मैं सच्ची बताऊं, बड़ा शरीफ शरीफ सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल शरीफ सा कॉन्सेप्ट। पूछो कैसे? क्योंकि इसमें लॉ कितने थे मैं कुछ बैचेस में पढ़ा चुका हूं, कुछ बैचेस में नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं लॉ से स्टार्ट करूंगा कि इसमें 2 लॉ थे। कितने लॉ थे? 2 लॉ। पहले का नाम था जंक्शन लॉ। बिल्कुल स्टार्टिंग से मस्त रिवाइज करते रहने का, सुनते रहने का। मस्त हेडफोन या ईयरफोन लगाओ, आराम से कॉपी पेन लेके बैठे रहो और बैठ के पहले तो सुनते रहो, सारे कॉन्सेप्ट को समझो, सुनो कि क्या कहना चाह रहे थे भैया, और उसके बाद एक एक करके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला था जंक्शन लॉ। सबसे पहला था जंक्शन लॉ और दूसरा नाम होता है बच्चों लूप लॉ। लूप लॉ। पहले का नाम क्या था? जंक्शन लॉ। दूसरे का नाम क्या था? लूप लॉ। इन सबके पता है निकनेम भी होते हैं, मतलब दूसरे दूसरे नेम भी होते हैं। जंक्शन लॉ का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं करंट लॉ, है ना, करंट लॉ। और दूसरा, अगर मैं लूप लॉ की बात करूं तो उसका दूसरा नाम होता है वोल्ट लॉ। दोनों को दो दो नाम मिला हुआ है, लूप लॉ कह दूं या फिर वोल्ट लॉ कह दूं, जंक्शन लॉ कह दूं या फिर करंट लॉ कह दूं। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना पड़ता है बच्चों इसमें, कि सबसे पहले ये बेस्ड किस चीज पे है, ये जो टॉपिक है वो किस चीज पे बेस्ड है। आपने पढ़ा था फिजिक्स में सिर्फ 3 चीजें कंजर्व होती है। मैंने आपको कितनी बार क्लासेस में पढ़ा रखा है कि फिजिक्स में सिर्फ 3 चीजें कंजर्व होती है। जो पहला है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ मैं किन 3 चीजों की बात कर रहा हूँ। पूरे फिजिक्स में कौन सी 3 चीजें फिक्स रहती है? और क्या 3 चीजें के अलावा कोई और कंजर्व नहीं रहता? जल्दी से मुझे बताओ कि वो 3 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी जो फिजिक्स में हमेशा कंजर्व रहती है, हमेशा, ऑलवेज, सदाबहार। जल्दी से बताओ, कमेंट में अभी पढ़ूंगा बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है, कौन बेस्ड है? जंक्शन लॉ। और जो ये है लूप लॉ वो बेस्ड है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन बेस्ड है? अपना लूप लॉ। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कौन बेस्ड है? अपना जंक्शन लॉ। दूसरा पॉइंट आप याद करोगे कि ये कहते क्या है, ये जो जंक्शन लॉ है वो क्या कहना चाहता है, या फिर ये जो लूप लॉ है वो क्या कहना चाहता है। तो बच्चों जंक्शन लॉ बस एक स्टेटमेंट कहता है, वो कहता है इनकमिंग करंट, इनकमिंग आने वाला करंट, इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन मतलब किसी भी पॉइंट, जंक्शन मतलब पॉइंट होता है ना। इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन, आउट गोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। कि जितना करंट जंक्शन पे आया, किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आया उतना ही करंट वहां से जाएगा। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? जंक्शन लॉ ने या फिर करंट लॉ ने कही थी, है ना। और दूसरा लूप लॉ की बात करेंगे। लूप लॉ क्या कहता है? लूप लॉ कहता है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल आ जाए, उसको हम आप मान लो, क्या मान लिया करो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट कहने लग जाते हैं। ऐसा करके हमने ऐसा करके 3 सेल लगा दिए, इसमें 3 सेल लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और मैंने आपसे कहा कि ये एक सर्किट है भाई साहब। तो वो लूप लॉ कहता है कि किसी भी एक पॉइंट से, शिवम किसी भी एक पॉइंट से, मान लो कहीं से भी हमने चलना स्टार्ट किया और पूरे लूप में एक बार घूमे, एक बार पूरे लूप में हम घूम रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं, और साथ में जितने भी वोल्टेजेस आ रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं, फिर वोल्टेज आ रहा है, उन सबको जोड़ दो, तो जो नेट वोल्टेज आएगा वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। ये किसने कहा था? लूप लॉ ने। मैं फिर से इजी भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। किरचॉफ का सिलेबस ही इतना है जितना मैं आज करवा रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। किरचॉफ लॉ में 2 लॉ थे, जंक्शन लॉ और लूप लॉ। दोनों के दूसरे दूसरे नाम थे। जंक्शन लॉ को ही करंट लॉ भी कहते हैं और लूप लॉ को ही वोल्ट लॉ भी कहते हैं। पहला जो है जंक्शन लॉ वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, जबकि दूसरा जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जो बेस्ड था, यानी कि जंक्शन लॉ, वो कहता है कि भैया एक जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लेकिन दूसरा क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में अगर एक बार घूमो तो नेट वोल्टेज ड्रॉप हमेशा 0 होगा। ये लाइन रट लो कि किसी को भी समझाना पड़ा क्लास में, जैसे मैम ने पूछा ये तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, तो सीधे बोलने का मैम इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इट इज स्टेट दैट कि इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। बस सिंपल सा रटा होना चाहिए, समझ रहे हो। कोई पूछे लूप लॉ क्या होता है तो आप बोलोगे मैम इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वंस एक चक्कर लगाओ
इंग्लिश इंग्लिश आ गया भाई। एक चक्कर लगाओ किसी भी लूप में और नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना आना चाहिए, 0, सीधे सीधे रटा होना चाहिए आपको। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको ताकि समझ में आए। जैसे पहला टॉपिक जो था इनकमिंग करंट इक्वल टू में आउटगोइंग करंट वाला, तो मान लो कि ऐसा करके अपन अपने पास एक पॉइंट है जहां पे ऐसा करके मल्टीपल वायर्स जुड़े हुए हैं। यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2, यहां से करंट जा रहा है I3 और यहां से करंट निकल रहा है I4। अब देखो इस जंक्शन को, इस पॉइंट को देखो, जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है जिसको मैंने अभी रेड किया, इस पे आने वाला करंट कितना है, 3 करंट आ रहे हैं, कौन से, I1 I2 और I3, और जाने वाला करंट कौन है, I4। तो हम बोलेंगे इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इनकमिंग करंट मतलब कौन कौन, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, इन सबको जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, ये I4 के। ये किसने कहा था, यही कहा था जंक्शन लॉ ने, कि जितना करंट आया उतना ही करंट जाएगा। यानी कि आने वाले करंट को जोड़ दो और जाने वाले करंट के बराबर रख दो। क्या सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। दूसरा, अब मैं बात करता हूं लूप लॉ में। लूप लॉ में क्या बोला था कि किसी भी सर्किट में घूमोगे तो नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 0। अब देखो मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज आता कहाँ कहाँ है। आपके पास सर्किट में, अभी इस चैप्टर के सर्किट में तो सिर्फ 2 ही जगह वोल्टेज आएगा। एक तो आएगा सेल के पास, सेल का खुद का ईएमएफ होता है बच्चों, ईएमएफ ही उसका वोल्टेज होता है ना। जैसे वो गिवन होगा ईएमएफ इक्वल टू 10 वोल्ट दे रखा है, या फिर ईएमएफ इक्वल टू में 8 वोल्ट दे रखा है, ऐसा गिवन होगा। तो ये भी एक वोल्टेज है, सेल के पास वोल्टेज होता है। दूसरा वोल्टेज किसके पास होता है, तो बच्चों दूसरा रेजिस्टेंस के पास अक्रॉस होता है। रेजिस्टेंस, मैं हिंदी भाषा में कहूँ, समझाने के लिए कहूँ तो रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज होता है, आप ऐसा याद कर सकते हो। या फिर बेसिक वर्ड है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है। अब रेजिस्टेंस भी वोल्टेज खा लेता है। मैं तो बच्चों को ऐसे याद करवाता हूँ सिंपल भाषा में, कि मान लो कि वोल्टेज जो है वो मतलब सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज को खा लेता है। कितना खाया, तो वो कैसे निकालोगे कि एक रेजिस्टेंस ने कितना खाया, तो वो हमेशा V इक्वल टू में IR से निकाला जाता है। हमें वोल्टेज ही तो निकालना है, कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस को, जिस रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हो उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो। करंट इंटू में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वोल्टेज। तो मुझे पता है कि पूरे सर्किट में 2 ही जगह वोल्टेज आने, या तो सेल के पास वोल्टेज होगा या फिर रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज होगा। इन सबके वोल्टेज को जोड़ते चले जाओ और नेट वोल्टेज किसके बराबर रख दोगे, हमेशा 0 के। एग्जाम्पल के लिए अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या इतना सबको समझ में आया। मैं एक बार कमेंट पढ़ लूँ बच्चों के जरा, मैं समझाता चला जाऊंगा भाई साहब। ऐसे मस्त किरचॉफ, किरचॉफ अगर आपने आज की क्लास की पूरी क्लास सुन ली, आपको किरचॉफ पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दिया है। अंजलि भी प्रेजेंट आ गई, बहुत बढ़िया। चार्ज, मोमेंटम और एनर्जी, बिल्कुल सही। अविनाश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अमान भी प्रेजेंट हो गए। टोटल एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, एनर्जी, बिल्कुल सही। अंजलि ने भी सही जवाब दिया है। नैना ने सही जवाब दिया है। रानी ने सही जवाब दिया है। टीना आ रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम सेकंड लॉ को थोड़ा और समझेंगे, बस जो हमारा सेकंड लॉ लूप लॉ है, वोल्ट लॉ है, उसको थोड़ा सा और समझेंगे। देखो बच्चों, क्या कहा था इसने आपसे कहा कि एक काम करो, कोई सा भी एक सर्किट लो। मान लो ये सेल लिया, ये इसका रेजिस्टेंस लिया इंटरनल, ये हमने एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये हमने एक और सेल जोड़ दिया, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ दिया। बस हम कहते हैं कि हम एक चक्कर लगाएंगे तो नेट वोल्टेज कितना आना चाहिए, 0। हम यहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं, पूरे में एक चक्कर लगा देंगे ऐसे करके। बताओ वोल्टेज किस किस के पास आएगा। पहला वोल्टेज तो ईएमएफ होगा E1, फिर दूसरा इस रेजिस्टेंस R1 के पास वोल्टेज होगा V1, फिर इस R2 के पास V2 होगा, यहाँ पे E2 होगा और यहाँ पे V3 होगा। क्या सबको समझ में आया। वोल्टेज कहाँ कहाँ नजर आता है, या तो रेजिस्टेंस के पास या तो सेल के पास। इस रेजिस्टेंस के पास एक होगा, एक सेल के पास होगा, 2 हो गया। एक इस रेजिस्टेंस के पास 3, इस सेल के पास 4 और इस रेजिस्टेंस के पास 5। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं कि V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस में E1 और प्लस में E2 कर दूं, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यही किसने कहा था, KVL भी कहते हैं इसको। KVL मतलब होता है किरचॉफ वोल्ट लॉ। किरचॉफ वोल्ट लॉ ने हमें क्या कहा कि नेट वोल्टेज ड्रॉप हमेशा कितना होगा, बताओ मेरे को, 0। अब मुझे एक बात बताओ टीना, कि अगर ये सारे के सारे वैल्यूज, सारे के सारे वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और सेल का ईएमएफ सारे अगर पॉजिटिव होंगे, तो कभी ये नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 हो पाएगा। सब कुछ अगर सारे वैल्यू पॉजिटिव है तो सबको जुड़ के तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, है या ना, बोलो। तो इसका मतलब यह है कि इसमें से कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में होंगी और कुछ वैल्यूज नेगेटिव में होंगी, ताकि सारे के सारे मिल मिल के कैंसिल आउट हो जाए। आया समझ में। तो कुछ वैल्यूज इसमें जो सेल का कभी कभी सेल का पोटेंशियल जो ईएमएफ होता है वो पॉजिटिव लेना पड़ता है, कभी नेगेटिव लेना पड़ता है, उसके लिए रूल है। कभी कभी रेजिस्टेंस का जो आईआर लोगे ना आप, V इक्वल टू में आईआर कई बार प्लस में लेना पड़ता है और कई बार माइनस में लेना पड़ता है। तो इसका भी रूल बस लास्ट है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। किरचॉफ है ही इतना सा। किरचॉफ में क्या है कि 2 लॉ पढ़ो और फिर उसके रूल्स पढ़ो,
सेकंड लॉ का और न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर दो, एज सिंपल इट इज। बस हाँ, पहली क्लास में ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो अगर मैं बच्चों रूल्स की बात कर रहा हूँ, तो रूल्स कितने हैं कि पॉजिटिव कब मानेंगे और कब नेगेटिव मानेंगे। तो मैं पहला बता देता हूँ सेल के लिए। सेल का जो ईएमएफ है वही उसका वोल्टेज है। अब मैं जो उसका ईएमएफ लूंगा वो या तो प्लस में लूंगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ प्लस का ई लूंगा, या फिर मैं माइनस का ई लूंगा। हाँ या ना बोलो। ईएमएफ तो दो ही चीज ले सकते हैं ना, या तो प्लस का मान लो उसको, जैसे 10 वोल्ट दे रखा है तो प्लस का 10 वोल्ट या फिर माइनस का 10 वोल्ट। लेकिन प्लस का कब मानूंगा और माइनस का कब मानूंगा, तो मैं प्लस का मानूंगा बच्चों या फिर माइनस का मानूंगा, डिपेंडिंग कि मैं किधर से मूव कर रहा हूं। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो कि आपको न्यूमेरिकल करते समय ही समझ में आएगा कि हमेशा सेल के सेकंड प्लेट का साइन लेना है, सेकंड प्लेट का साइन कंसीडर करना है, साइन लेना है। ऐसे में लिख देता हूं मैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों समझाता हूं कि इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं कि मान लो कोई सेल है, ये रहा सेल और ऐसे करके इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा है 20 वोल्ट का, और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और आप मूव कर रहे थे बच्चों ए से बी की तरफ। किधर की तरफ मूव कर रहे थे आप? सर्किट में मूव कर रहे थे। सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, मान ले ऊपर वाला, मान लो ये वाला हिस्सा ले लिया मैंने, यहाँ पे ऐसे करके डिक्टेट कर दिया। तो एक सेल था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आगे था और मुझे अब ए से बी मूव करना है, मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये मेरा मूवमेंट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो बताओ जब मेरे रास्ते में सबसे पहले कौन आएगा? सेल। तो सेल का ईएमएफ जो 20 वोल्ट है वो प्लस में मानूं कि माइनस में? तो मैं देखूंगा कि मेरे रास्ते में जो सेल आया उसका पहला प्लेट कौन सा है? पॉजिटिव, और दूसरा प्लेट कौन सा है? नेगेटिव। तो मैं हमेशा किसका साइन लूंगा? सेकंड प्लेट का। तो हम लेंगे इसको माइनस का 20 वोल्ट। लेकिन इसी में शिवम शिवम सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं अंजलि कि इस बार मैंने सेल को कुछ ऐसा बना दिया और ऐसा लिख दिया, ये हमारा पॉइंट फिर से ए है और ये हमारा पॉइंट फिर से बी है, और ये इस बार जो है वो 30 वोल्ट का है। अब मैं फिर से ए टू बी मूव कर रहा हूं, मैं किधर की ओर मूव कर रहा हूं? ए टू बी। तो मुझे बताओ अब कौन सा लूंगा? तो मैं जब जाऊंगा यहां से तो मुझे दिख रहा है कि भाई साहब पहला प्लेट कौन सा है? नेगेटिव, और दूसरा प्लेट कौन सा है? पॉजिटिव। और मुझे कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव। सेकंड प्लेट का, सेकंड प्लेट का पहला प्लेट नेगेटिव और दूसरा प्लेट पॉजिटिव, तो इस बार मैं प्लस का 30 मानूंगा। समझे कि आप जिस रास्ते पर मूव कर रहे हो उसके हिसाब से आपके पास जो सेकंड प्लेट आएगा, सेकंड प्लेट का साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ले लेना वोल्टेज, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में ले लेना वोल्टेज। क्या इतना सबको समझ में आया? मेरे रास्ते में जो सेल आएगा उसका सेकंड प्लेट का साइन लेना है। एक बार बोलो मेरे साथ, देखो घर पे बैठे हो, बोल लोगे तो आप ही का बेनिफिट होगा। आप बोलोगे भैया देख थोड़ा ना, मैं क्यों बोलूं, आसपास लोग देखेंगे, क्या फर्क पड़ता है? 12th क्लास हो आप, पढ़ लो भाई साहब, बोर्ड में नंबर आने चाहिए, जिंदगी यहीं से बननी है। बताओ, बोलो कि सेल का हमेशा सेकंड प्लेट का साइन लेना है। बोलो, सेल के हमेशा सेकंड प्लेट का साइन लेना है, बस इतना से याद रखना है। अब सेल के अलावा कौन होता है? रेजिस्टेंस। चलो रेजिस्टेंस को भी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस में कब प्लस का आईआर मानेंगे, कब माइनस का आईआर मानेंगे, बस खत्म। अब हम बात करेंगे बच्चों रेजिस्टेंस का। दो ही लोग तो वोल्टेज देते हैं, सेल वोल्टेज देता है और रेजिस्टेंस वोल्टेज देता है। तो अगर बच्चों अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज निकाला जाता है, वोल्टेज कि कितना वोल्टेज ड्रॉप कराया उसने, वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं कई बार इसको, वो निकालते हैं बच्चों V इक्वल टू में IR से। कैसे निकालते हैं? करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो IR है या तो प्लस में IR लिया जाएगा, या नहीं तो टीना किस में लिया जाएगा? माइनस का IR लिया जाएगा, है ना। ऋषभ प्लस का और माइनस का कब मानेंगे? तो इसमें ये होता है कि आप ये देखो कि आप और करंट किधर मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखूंगा बच्चों ताकि समझ में आए, अगर आप और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप प्लस का IR लोगे। और दूसरा कि अगर आप और अभी ये समझ में आएगा, एक न्यूमेरिकल करते समझ में आएगा। एक अगर आप और करंट सेम डायरेक्शन में हो तो याद रखना करंट थोड़ा बदतमीज है, उसके साथ जाओगे तो झटके देता रहेगा, तो नेगेटिव बात होती है, ऐसे करके याद कर लेना। अगर आप और करंट सेम डायरेक्शन में हो तो आपको झटके देगा, यानी कि नेगेटिव बात है, यानी कि माइनस में IR लेना है। तो ये थे बच्चों रूल्स, और ये था टोटल किरचॉफ। मैं आपको किरचॉफ पूरा दिखा देता हूँ, जिसमें कुछ नहीं है। अगर आप किरचॉफ को सच में सही से पढ़ोगे तो मुश्किल से छोटा सा कॉन्सेप्ट बैठता है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ से किरचॉफ स्टार्ट होता है, दिख रहा है सबको? अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किरचॉफ होता क्या है, फिर दूसरा आप पढ़ते हो कि किरचॉफ में जो रूल्स होते हैं वो सेल के लिए कैसे होते हैं, और अपने पास
रेजिस्टेंस के लिए कैसे होते हैं, बस ये दो कॉन्सेप्ट कि सेल किरचॉफ में कितने लॉ थे, वो कहते क्या थे। दूसरा जो सेकंड लॉ था वोल्ट लॉ, उसमें जो हमें कुछ वोल्टेज प्लस में लेना है, कुछ वोल्टेज माइनस में लेना है, यानी कि सेल का कब प्लस में लूंगा, कब माइनस में लूंगा, या फिर रेजिस्टेंस का कब प्लस में वोल्टेज लूंगा और कब वोल्टेज माइनस में लूंगा, ये पता करना होता है। इसके बाद आप फ्री हो कि बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। बचपन में एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, बस उसी पे सब कुछ बेस्ड है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल पहले फ्री हैंडेड कराता हूँ, या फिर डायरेक्टली एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करा दूं। चलो डायरेक्टली एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करा देता हूं। आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग समझ जाओगे। और ये है बच्चों एनसीईआरटी में टोटल 4 न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ये एनसीईआरटी एग्जांपल 3.5, हर बच्चा जल्दी से एक बार रीड कर लो इसको। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अगर आपने पढ़ लिया हो क्वेश्चन तो क्वेश्चन कह रहा है 10 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की, जिसका एक नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसको 12 रेजिस्टर्स के अक्रॉस जोड़ दिया गया है। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, सारे सारे इक्विवेलेंट वगैरह 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 वगैरह। देखो तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरे सर्किट का, ऐसा करके। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप चाहो तो मैं आपको ये रटवा दूंगा वैसे तो, लेकिन आपको बस एक काम करना है, इसमें किरचॉफ लगाना है। किरचॉफ कैसे लगाएंगे? तो किरचॉफ हमेशा किसी ब्रांच में लगता है। किस ब्रांच में? मान लो तो नीचे वाले ब्रांच में लगा रहा हूँ। किरचॉफ कहाँ से कहाँ लगाऊंगा? किसी भी एक लूप में लगा सकते हो आप किरचॉफ। जैसे नीचे वाला देखो पॉइंट ए, मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ बच्चों। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ए से स्टार्ट करूंगा। तो कुछ ज्यादा पतला नहीं चल रहा है, एक मिनट। हाँ, ए से स्टार्ट करूंगा बच्चों, ए से, और ऐसे करके पूरे चक्कर साइकिल में घूमूंगा 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 घूमूंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे और इधर की तरफ, ऐसे करके। बस जितना मैंने ब्लू कलर से भी अंडरलाइन करा है, बस इसी वाले में हम घूमेंगे और इसी में हम केवीएल अप्लाई करेंगे और इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। केवीएल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, बाई अप्लाइंग केवीएल। ये लिखना पड़ता है बच्चों, रूल होता है कि बाई अप्लाइंग केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्ट लॉ इन लूप। लूप का नाम भी लिखना कंपलसरी है कि किस लूप में आप अप्लाई कर रहे हो। तो हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी पे जाएंगे, नंबर देखते रहना भाई। ए के बाद है हमारे पास, एक मिनट, ए से हम मूव करेंगे बच्चों बी की तरफ, बी से जाएंगे सी की तरफ, सी से जाएंगे सी डैश की तरफ, फिर जाएंगे हम ई यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल पे आ जाएंगे एंड वापस ए पे पहुंच जाएंगे। तो ए लिखना जरूरी होता है बच्चों, याद रखना, जहां से स्टार्ट किया लूप वहीं जाके खत्म करना होता है। मैंने यहाँ से ए से स्टार्ट किया था, ए पे जाके खत्म किया, ऐसे करके, ठीक। अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है, अभी के लिए सारे रेजिस्टेंस को मैं आर मान लूंगा। ईच रेजिस्टेंस कितना मान लिया जाएगा? आर का, ये भी आर का और ये भी आर का। हमारे रास्ते में सिर्फ 3 रेजिस्टेंस आने। अगर हम केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहला, अगर मैं ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूं और ए से मूव करके अगर मैं बी तक जा रहा हूं, तो मुझे बताओ ए से बी में मेरे रास्ते में कौन आया? सिर्फ एक रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं? आई आर। आई कितना है? सिर्फ आई है, और आर कितना है? आर है। तो आई आर ही हो जाएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में? अब उसके लिए आप ये देखो कि आप और करंट किधर, किस किस डायरेक्शन में है। मैं वहीं पे लेके चलता हूँ आपको वापस। देखो मैं किधर जा रहा हूँ? ए से बी की तरफ। मेरी मूवमेंट, माई मूवमेंट जो है वो ए से बी की तरफ है। और करंट को देखो लाइन में, वो भी किधर जा रहा है? ए से बी की तरफ। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए मतलब करंट झटके देता हो जाएगा, माइनस की बात है। तो हम यहाँ पे अंजलि माइनस का आई आर ले लेंगे। किस में ले लेंगे? माइनस का आई आर। पहला काम हो गया। फिर दूसरे पे आते हैं बच्चों, बी वाले पे। बी से जब सी जा रहे हैं तो फिर से मैं भी बी से सी जाऊंगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ। एक मिनट, ये येलो कलर नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। मैं भी यहाँ से बी से सी की तरफ मूव करूंगा, और करंट भी किधर मूव कर रहा है? बी टू सी। फिर से अगेन नेगेटिव वाली बात है, तो प्रियंका हम फिर से यहाँ पे माइनस का आई कितना है इस बार? देखो सर्किट में करंट देखो, करंट यहाँ पे करंट था आई, लेकिन यहाँ पे करंट दे रखा है इन्होंने I/2। और जब करंट दे रखा हो तो दिमाग नहीं चलाने का, बिल्कुल सॉल्व कर देने का कि करंट कितना है? I/2। और रेजिस्टेंस कितना है? हर एक रेजिस्टेंस को आर माना था, तो आर माइनस का, ठीक है। फिर ऊपर मूव करा बच्चों, सी टू सी डैश, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, सी टू सी डैश की तरफ मूव करेंगे। अब तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे हम भी ऊपर की तरफ, करंट भी ऊपर की तरफ। फिर से बच्चों माइनस में आएगा तो माइनस का लिया जाएगा। करंट इस बार कितना है? इस बार बच्चों वापस करंट हो गया है आई और रेजिस्टेंस है आर, तो हम लेंगे माइनस का आई आर। और कहाँ पहुंच गए? सी पे।
सी से मूव करके अब जब आप आगे की तरफ जाओगे ऐसे करके इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है और आएगा आपके पास डायरेक्टली सेल। कौन आएगा? सेल। सेल का वोल्टेज कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। तो हम लिख देंगे अब प्लस का कि माइनस का, तो हम जा रहे हैं इधर से, देख रहे हो इधर से मूव कर रहे हैं हम इधर से, तो हमारे प्लेट हमारे लिए सबसे पहला प्लेट माइनस का और दूसरा प्लेट प्लस का, तो हमें प्लस का लेना है इस बार साइन। याद है ना, सेकंड प्लेट का साइन लेते हैं, प्लस का 10 वोल्ट लिया और मूव करते चले गए आगे की तरफ, फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कोई सेल नहीं आया और वापस हम मूव कर गए ए के पास, जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पे, और जहां से स्टार्ट किया था वहीं अगर आप पहुंच जाओ तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू हमेशा 0 लिख दिया करो। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो मैं इन सभी माइनस वाले टर्म्स को इस साइड इक्वल टू के साइड ले जाके प्लस कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा 10 इक्वल टू में माइनस का आई आर की जगह में प्लस का आई आर हो जाएगा, फिर प्लस का आई आर बाई 2 हो जाएगा और फिर प्लस का आई आर हो जाएगा, राइट। एलसीएम ले लो बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 आई आर प्लस में आई आर और प्लस में 2 आई आर। आई होप कि आपने एलसीएम समझ लिया होगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 10। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 20, इस 2 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दिया, और ये देखो बच्चों कितना हो गया, 2 2 4 और एक 5, तो 5 आई आर। क्लियर हो गया। अब यहां से मैं काटूंगा तो कितना आएगा, इसको काट देते हैं बच्चों, 5 से काटा तो कितना आएगा, ये 4, तो 4 इक्वल टू में आई आर आया हमारे पास इक्वेशन। क्लियर। अब मुझे पूछा क्या गया था इन्होंने, द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा ठीक है, तो V इक्वल टू में आई आर लिख दिया जाए तब भी हो जाएगा बच्चों। रुक जाओ, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको यहीं पे, इसको ना काट पीट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हम, न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना भाई। यहाँ से आप देखो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारा आया था 20 इक्वल टू में 5 आई आर, है ना, और यहाँ से अगर आप चाहो तो आई आर की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आई आर की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है, ऐसा करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए नहीं, आपको कह रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा। तो अब आप क्या करोगे, सर्किट में एक छोटा सा कंसीडरेशन करते हैं बच्चों, कि हम मान लेते हैं जो पूरा क्यूब है उस पूरे क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। आर नेट को कितना मान लिया, आर। तो अब मुझे क्या दिखेगा सर्किट, मैं सर्किट नीचे बना के दिखा रहा हूँ आपको। मुझे सर्किट कैसे दिखेगा, ऐसे करके, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे पूरे क्यूब को सिर्फ एक रेजिस्टेंस मान लिया टीना, और ऐसे करके हमने जोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस है आर नेट, है ना। और यहाँ से करंट देखो, करंट कितना निकाल रखा है उन्होंने, 3i का। अगर आपको सर्किट में दिखे जो सेल से करंट निकला है बच्चों, यहाँ पे मैं इन सबको मिटा के दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला काम तो हो गया हमारा, है ना। ऐसा करके यहाँ पे देखो, अब करंट कितना है 3i का, तो हमने 3i का ले लिया, और वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट का, है ना। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना लो और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना तो आंसर निकल जाएगा आपका। तो हम लिखेंगे बच्चों, कितना आएगा बताओ मेरे को, 3i इंटू में आर नेट, है ना, 3i इंटू में आर नेट। यहाँ से वही बेसिकली किरचॉफ ही लगा रहे हैं बच्चा, किरचॉफ ही लगा रहे हैं, मैं दो सही किरचॉफ लगा के दिखाता हूँ। बाई अप्लाइंग केवीएल, फिर से लिख देना बाई अप्लाइंग केवीएल। उतना करने के बाद सिर्फ केवीएल अप्लाई कर दो, केवीएल। अब केवीएल अप्लाई करेंगे अविनाश वापस से, देखो तो हम जब इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस का आई आर, तो माइनस का 3 इंटू में आई आर नेट, है ना। और वापस जब यहाँ पे आएंगे तो प्लस का 10 आएगा, सेकंड प्लेट जो है हमारा प्लस का बैठ जाएगा इस साइड से, तो प्लस का 10 इक्वल टू में 0 लिया, फिर से आप बोलोगे 3 आई आर नेट, नेट इक्वल टू में 10 आ गया अपने पास। अब इसको जस्ट रिप्लेस कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में, अपने आप आंसर निकल जाएगा। एक इक्वेशन ये निकला हुआ है आपका, और ये इक्वेशन दूसरा निकला हुआ है। तो मैं इक्वेट कैसे करूं, ऊपर वाले से इक्वेट कर देता हूं, यहाँ से देख रहे हो ये वाला, जहाँ पे हमने 10 ही लिया था, मैं इससे ऊपर वाला भी ले लेता हूँ, ये वाला देखो बच्चों, ये रहा 10 और ये रहा इसमें भी 10, तो इसको रिप्लेस करके आंसर निकाल देंगे हम लिखेंगे कितना, देखो ये सब ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन वापस, ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 इक्वल टू में यहाँ पे जोड़ जाड़ के 5ir/2 आएगा, है ना। ये दिख रहा है ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों के एक एक जगह 10 है, तो अगर इक्वल टू में दोनों के 10 है तो मैं इन दोनों के एलएचएस बराबर कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 3ir नेट, इस वाले 10 को हटा के ये पूरा नंबर लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी 10 के बराबर ही है, तो 5ir अपॉन में 2 आएगा टीना, है ना। अब i से देखो बच्चों, i कट जाएगा, कट गया ये i से i, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा ये मल्टीप्लाई होके, मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट, तो 3 2 6 इक्वल टू में 5r, और सॉरी आर नेट भी उधर यहाँ पे आर नेट
6 आर नेट इजकल टू में 5 आर, तो मुझे आर नेट निकालने के लिए बोला गया था बच्चों, इसीलिए वो आएगा 5 आर अपॉन में 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता था कि करंट बताओ हर एक ब्रांच में कितना होगा, तो हम करंट निकाल सकते थे ऊपर में, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो इस पूरे क्वेश्चन को करना क्या था आपको, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को वापस समझा देता हूँ आपको। इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ 2 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, दोबारा अगर कॉपी में सॉल्व करो आप, और सॉल्व जरूर कर लेना सबके साथ। पहला पार्ट क्या है कि आप जो नीचे वाला सर्किट है, नीचे वाला ब्रांच है, उसमें केवीएल अप्लाई कर दो। मैं ब्रांच वापस दिखा देता हूं आपको, कहां से कहां मूव करोगे आप। मैं इसको मिटा के ये दिखा देता हूं लूप। बच्चों आप मूव करोगे इस वाले में, देखो ए से चलना स्टार्ट किया, नीचे की तरफ बी से गए, बी से गए आप सी की तरफ, सी से गए आप ऊपर की तरफ सी डैश की तरफ। बाकी इन सबको देखने का ही नहीं है। ऊपर की तरफ मूव किया हमने, ऊपर की तरफ मूव करके फिर इधर सेल की तरफ आए, सेल की तरफ आए, ऐसे पूरा करके एक लूप बना दिया। तो यहां से एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपका बनेगा ये वाला, है ना, ये वाला जहां पे आपका आ रहा होता है। इसी को मैं लिख देता हूं आगे कैरी फॉरवर्ड करके कि 10 इजकल टू में 5 आई आर अपॉन में 2 आ रहा होता है। ये वाला इक्वेशन आपका बनेगा। फिर इसी सर्किट को एक कंसीडरेशन लो। आपने क्या किया, पहला काम इक्वेशन 1 बनाया लूप में जाके, है ना। फिर दूसरा काम यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं, दूसरा काम क्या है कि आप कंसीडर कर लो कि इन सभी ये जो सारे रेजिस्टेंस है, ये पूरा मिला के आर नेट लिख दिया हमने, सबको मिला के एक कर दिया हमने। तो अब कैसा दिखेगा ये आपको ये दिखेगा कुछ ऐसा जो मैंने अभी अभी बनाया था। ऐसे करके सेल होगा बच्चों, और यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ से ऐसे करके जुड़ा होगा। इसमें से 3i का करंट निकल रहा था, इसको आर नेट बोलो और इसको 10 वोल्ट बोलो। अब फिर यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बना लो केवीएल अप्लाई करके, और फिर अविनाश दोनों को बराबर कर दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ये था मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब मुझे बताओ क्या ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। 12 बच्चे सुन रहे हैं भाई साहब, जल्दी से बता दो कितने बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। कौन कह रहा है कि भैया अब एक बार कॉपी पे मैं कर दूंगा या फिर कर दूंगी? हाँ भैया, शिवम को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टीना को समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट करा करो भाई, फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाया करो। अगर बीच बीच में देखो एड वेड आ जाए तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है बच्चों। यूट्यूब हर चैनल पे ही ऐड दिए जा रहा है, कंपलसरी अपना कर रहा है वो। अंजलि को समझ में आ गया, टीना को समझ में आ गया, कैथेव को समझ में आ गया, अविनाश को समझ में आ गया, नैना को भी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों भाई साहब, किरचॉफ सॉल्व कर रहे हो। पता है किरचॉफ बच्चों का डर होता है, डर, और आप सॉल्व कर रहे हो। सबको समझ में आ गया? वापस इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में सॉल्व जरूर कर लेना, कॉपी में सॉल्व जरूर कर लेना, जो मैंने यहाँ पे बताया। इक्वेशन 1 बताना है, फिर सबको आर नेट मान के इक्वेशन 2 बताना है, और आंसर निकाल देना है। आंसर भी कितना आएगा, 5r/6 आएगा आर नेट। ये आंसर रटा ही होना चाहिए आपको वैसे तो। ठीक है, रानी को आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले लो बच्चों। ठीक है, अब मूव करते हैं बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल पे। ये रहा हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी एनसीईआरटी का ही है, और एनसीईआरटी सॉल्व करना तो मस्ट है, ये मान लो इंपॉर्टेंट में से एक चीज है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। एनसीईआरटी एग्जांपल 3.6। चलो मैं सॉल्व करूंगा, आप बस सुनते रहना और बाद में कॉपी में जरूर सॉल्व कर लेना अपने साथ। और जिन बच्चों ने सॉल्व कर रखा है वेल एंड गुड, वेरी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। चलो इसमें भी करंट वरेंट दे रखा है, सर्किट वर्किट दे रखा है, और क्वेश्चन में देखो इस बार क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में मुझे करंट बताओ कि कितना होगा, हर एक ब्रांच में करंट बताओ, मतलब सारे करंट की वैल्यू i1 i2 i3 की वैल्यू निकालो ब्रांचेस में से जाके। अब जब ऐसा कोई सर्किट देना जिसमें सर्किट में ऑलरेडी रेजिस्टेंस, करंट के डायरेक्शंस और करंट डिवाइड करके खुद ही लिखा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे करंट वरेंट गिवन हो, अपना दिमाग लगाने का ही नहीं है। जो दे रखा है वही मान के अपना केवीएल का जो रूल है कि कब प्लस मानना है कब माइनस मानना है, वही अप्लाई करना और कुछ नहीं। कि भैया अगर करंट के डायरेक्शन में हो तो मैं माइनस का आईआर मानूंगा, और करंट के अपोजिट हो तो प्लस का आईआर मानूंगा। सेल अगर रास्ते में आया तो हमेशा सेकंड प्लेट का साइन लूंगा, बस। इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि करंट कहां से आया, क्यों आया, किधर जा रहा है, मुझे मतलब नहीं है। क्वेश्चन ने दे रखा है और मैं उसी को सब कुछ मानूंगा। समझ में आ गया? बिल्कुल बिंदास रहना, इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते उनके। आ जाओ भाई, अब मैं मूव करता हूं। देखो कितने लूप दिख रहे हैं बच्चों को। हम बेसिकली पहले बच्चों को एक्सप्लेन करते थे कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, समझाना कैसे। मेरी बात सुनो,
अगर मैं शिवम आपसे कहूँ अविनाश, मैं कह रहा हूँ कि कितने लूप दिख रहे हैं, तो एक लूप तो ये दिख रहा है, नीचे वाला एक लूप दिख रहा है और एक लूप ये दिख रहा है। 3 लूप, लूप मतलब गोले टाइप, सर्कल टाइप, जो कंप्लीट सर्कल टाइप या फिर साइकिल बन रहा हो, साइकिल टाइप। तो कंप्लीट कितने साइकिल बन रहे? 3। एक साइकिल, 2 साइकिल और तीसरा साइकिल। जितने साइकिल हो उतने ही इक्वेशंस बनते हैं, याद रखना। इसमें कितने इक्वेशन बनेंगे? इक्वेशन 3 बनेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। 3 इक्वेशंस बनने ही बनने हैं। अगर यहीं पे 4 लूप होता तो 4 इक्वेशन बनते, सिर्फ 2 लूप होता तो सिर्फ 2 इक्वेशन बनते। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, जब भी करंट निकालने के लिए आपको बोला जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया 3 लूप, इस बार 3 लूप है, यानी कि 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो बनाते हैं क्या करके। अब मैं सबसे पहले की बात करूंगा, लिखना पड़ता है भाई साहब, बाई अप्लाइंग। शिवम क्या अप्लाई कर रहे हैं? बाई अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्ट लॉ, इन लूप, लूप का नाम लिखना कंपलसरी। इन लूप कौन सा? ए बी सी ए, ढूंढो भाई, जल्दी से ढूंढ लो, ए बी सी ए ढूंढ लो, हर कोई जल्दी से ए बी सी ए ढूंढ लो। ढूंढ लिया? मिल गया सबको? हम मूव कैसे करेंगे वो भी हम सर्किट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से दिखा देते हैं कि हम मूव करने वाले बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, हम ऐसे करेंगे। पहले ए से सी पे जाएंगे, सी से बी पे जाएंगे और बी से ए पे जाएंगे, वापस उल्टा जाएंगे। ठीक है, हमारी मर्जी होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूम लो, इक्वेशन वही बननी होती है हमेशा। चलो, अब मैं सबसे पहले ए से बी की तरफ मूव करूंगा, इधर की तरफ, ए से सी की तरफ मूव करूंगा, इधर की तरफ। चलो देखते हैं रास्ते में कौन कौन आया। जब मैं ए से सी की तरफ मूव करना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले सेल आता है, और सेल का मुझे पता है बच्चों कौन सा प्लेट का साइन लेना होता है, सेकंड प्लेट का साइन। तो पहला प्लेट पॉजिटिव है, दूसरा प्लेट माइनस का है, तो मैं माइनस का 10 ले लूंगा यहाँ पे, पहला इक्वेशन बनाते समय माइनस का 10 वोल्ट, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आगे बढ़ा, सेल पास किया मैंने, उसके बाद आगे बढ़ा तो रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस कितने का है? 1 ओम का है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखे। रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में हमेशा आई आर लेते हैं। आई कौन सा है? इसमें I1 है, ये I1 है। अगर आपने एनसीईआरटी खोल रखी तो ये I1 दिखेगा। I1 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है? 1। मैं लिखूंगा I1 इंटू में 1, तो वो इनडायरेक्टली I1 ही हो जाएगा, है ना। लेकिन प्लस का कि माइनस का, तो ये देख लो भाई साहब कि वो अब सेम डायरेक्शन में हो क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। आप किधर जा रहे हो? आप जा रहे हो ए से सी की तरफ, और देखो करंट की डायरेक्शन किधर देखिए, अपोजिट। अपोजिट में तो प्लस लेते हैं भाई साहब, तो हम अपोजिट में प्लस लेंगे। प्लस का I1 इंटू में 1 रेजिस्टेंस, समझ में आ गया सबको। फिर ऊपर इसको भी पास कर दिया हमने, सेल को भी पास कर दिया। आगे मूव करें हम, आगे मूव करें, ऊपर की तरफ चले, ऊपर की तरफ चले तो फिर से रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आया तो फिर से आई आर लेना पड़ेगा। अब करंट की डायरेक्शन देखो, हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भैया ऊपर की तरफ, है ना। हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इसको मिटा के दोबारा बनाते दो, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और करंट को देखो, ये जो I2 प्लस I3 वाला करंट है इस ब्रांच में, प्लस में है, और दोनों किधर की तरफ आ रहे हैं? नीचे की तरफ। फिर से अपोजिट डायरेक्शन, फिर से प्लस लेंगे, तो प्लस, मैं यहाँ पे येलो से लिखता हूँ, प्लस कौन सा करंट? I2 प्लस I3 करंट, और इनटू में रेजिस्टेंस कौन सा? 2 ओम का है, तो इनटू में 2। समझ में आया सबको? आगे बढ़ गए। देखो बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हर चीज आपके लिए बहुत आसान हो, 12th क्लास की फिजिक्स है, साइंस लेके बैठो आप, हर चीज बहुत आसान तो नहीं हो सकती। टीचर अगर जिद्दोजहद कर रहा है आपको समझाने की, तो आपको भी एफर्ट्स डालने हैं अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, अपनी चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो किरचॉफ वही काम करता है, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग, फोकस, मतलब जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ाता है। तो टिक के तो बैठना पड़ेगा। देखो, अब हम कहाँ मूव करके, पहले ए से सी पे गए, सी से फिर हम ऊपर की तरफ गए बी पे, और बी से अब मूव करेंगे वापस ए की तरफ। जब इस रेजिस्टेंस को भी पार कर दिया हमने, हम मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो बी से ए जा रहे हैं, तो फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा जिसमें करंट है I2। हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फिर से प्लस में लेंगे बच्चों। तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस का आई कौन सा है? I2, और इंटू में आर कितना है? 4 का, इंटू में 4 कर दिया। वापस फाइनली कहाँ पहुंच गए बच्चों? ए वाले पॉइंट पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था। अगर आप वहीं पहुंच जाओ तो इक्वल टू में 0 कर दो हमेशा। अब इस क्वेश्चन को जल्दी सही से लिख दो, माइनस का 10, ये प्लस का I1, ये तो प्लस का I1 ही हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 2I2 और प्लस का 2I3, और ये 2I4 भी तो है, सॉरी I2 भी तो 4 टाइम्स, 4I2 इजकल टू में 0। अब दो I2 और I2 दो बार है, तो इसको भी ऐड करके लिख दो, -10 प्लस में I1 और प्लस में 2 और 4 6I2 हो जाएगा, और प्लस में 2I3 हो जाएगा इजकल टू में 0। और इस -10 को इजकल टू के उस साइड ले जाके मैं प्लस का कर दूंगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ I1 6I2
और प्लस का 2i3 इजिकल टू में प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 था उधर जाके प्लस का 10, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये हो गया पहला लूप, समझ लो। ऐसे करके तीनों लूप में आप एक एक बार केवीएल लगाओगे और एक एक इक्वेशन बनाओगे। मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर दे रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम फिर कम बचेगा अपने पास। और देखो बच्चों, प्रैक्टिस ही, मुझे पता है ना, जहाँ चीजें हार्ड होती है आपको भी पता होनी चाहिए, जहाँ चीजें हार्ड होती है वहां बच्चे अपना पैर पीछे कर लेते हैं, और जो बच्चे पैर पीछे कर लेते हैं मान लो आपके रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं, उन्होंने आपको आगे धक्का मार दिया कि जा भाई तू ही नंबर लिया, हम नहीं लाएंगे। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली उसके नंबर आने ही आने हैं। जिस बच्चे ने सरदर्द कर लिया, अभी सरदर्द हो रहा है, मन कर रहा है भागने का, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं फिर भी लगा पड़ा हूँ समझने में, तो सिंपल सी बात है, मैं बाकियों से ऊपर निकल जाऊंगा, बाकियों से आगे निकल जाऊंगा। और आप चाहते हो कि बाकियों से आगे निकले तो भाई लगे रहना पड़ेगा, सरदर्द हो रही, समझ में आए, एक बार में समझ नहीं आ रहा, वीडियो वापस रिपीट करके दोबारा देखा, फिर दोबारा समझा, लेकिन आंसर निकाल के मानूंगा, ये जिद होनी चाहिए, समझ लो। चलो बाबू, अब मूव कर रहे हैं हम लूप, नीचे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बाई अप्लाइंग केवीएल, बाई अप्लाइंग, ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाई अप्लाइंग केवीएल इन लूप, लूप का नाम क्या है बच्चों, ए सी डी ए। हम मूव कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज वापस मूव करेंगे, ठीक है। हम पहले ए से डी जाएंगे, फिर डी से सी की तरफ जाएंगे, और सी से फिर ए की तरफ जाएंगे, हम ये सिस्टम लेने वाले हैं। चलो, अब जैसे ही मैंने लिख दिया बाई अप्लाइंग केवीएल इन लूप दिस इज, और डायरेक्शन दिखा दिया मैंने, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ ए पॉइंट से। ए पॉइंट से जब मैं सबसे पहली बार जाऊंगा तो मुझे करंट दिख रहा है, ये है बच्चों I1 माइनस I2, ये जो करंट लिखा है वो I1 माइनस I2 लिखा हुआ है, ये वाला। और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है। तो मैं भी नीचे जा रहा हूँ, और करंट की डायरेक्शन भी बच्चों नीचे की तरफ ही है, सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन मतलब माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो माइनस का I1 माइनस I2 का करंट था, ये वाला करंट था, और इंटू में रेजिस्टेंस कितने का था, 4 का। फिर हम ऊपर की तरफ मूव किया बच्चे, तो इसमें जो करंट है वो देखो बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स दे रखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा हुआ I2 प्लस I3 माइनस का I1, तो ये पूरा करंट लेने का, घबराने का नहीं, पूरा करंट लेने का। और रेजिस्टेंस कितने का है, 2 का। हम भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन करंट देखो बच्चों, इस जगह पे देखोगे नीचे की तरफ आ रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब प्लस, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, हम ऊपर करंट नीचे, अपोजिट में प्लस। तो प्लस का कौन सा, I कितना है, I2 प्लस में I3 माइनस का I1 है, और इनटू में जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, 2 ओम का। फिर हम सी पे पहुंच गए, सी से अब मूव करेंगे ए की तरफ, तो सबसे पहले फिर से रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस कौन सा, 1 वाला। अब हम भी जा रहे हैं सी से ए, और करंट भी जा रहा है उधर की तरफ ही, तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो फिर से माइनस का I1 इंटू में 1 ओम का रेजिस्टेंस। और फिर हम पहुंचे सेल के पास, फाइनली इन सबको मिटा दे रहा हूं मैं, सेल के पास पहुंचे, और जो सेल है हम इधर से जा रहे हैं, तो हमारे लिए पहला प्लेट माइनस और दूसरा प्लेट प्लस, तो हम प्लस का 10 वोल्ट लेंगे जो उसका वोल्टेज है। तो हमने यहाँ पे लिया बच्चों प्लस का 10 वोल्ट, इक्वल टू में फाइनली वही पहुंच गया, इसलिए 0। अब इसको भी जल्दी से सॉल्व शूट करके आंसर इक्वेशन एक और निकाल लो जल्दी से। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, देखो ब्रैकेट में ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4I1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का अंजलि 4I2 प्लस। अब 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, आपको इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 2I2 प्लस में 2I3 और माइनस में 2I1। अब ये माइनस का I1 रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर I1 ही रह जाएगा, और प्लस का 10 इक्वल टू में 0। अब देख लो 1 1 वाले कितने, 2 2 वाले कितने, ये 1 1 वाला है, ये भी 1 वाला है, तो -4 और -2, तो माइनस का 6I1, 2 वाला ये रहा, 2 वाला ये रहा, तो प्लस का 6I2 हो जाएगा जोड़ के, और ये I3 सिर्फ सिंगल है, प्लस का 2I3 इक्वल प्लस में 10 लास्ट वाला, अरे नहीं बच्चों, I1 3 है, ये रहा और I1 ये भी तो है, तो 7 हो जाएगा। I1 जो है वो 7 है, 7 टाइम्स I1 है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, 7 टाइम्स I1, 7I1 प्लस में 6I2 प्लस में 2I3 और प्लस में 10 इक्वल टू में 0। अब इन सभी चीज को आप उधर भेज के साइन पलट सकते हो, तो आप लिखोगे प्लस का 7I1 माइनस का 6I2 और माइनस का 2I3 इक्वल टू में प्लस का 10। बस मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड चीज की सारी चीजों को उस साइड भेज के साइन पलट दिया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया मेरे पास। अब 2 इक्वेशन बन गए, फिर तीसरा इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन है, उसके बाद हम एलिमिनेशन लगाएंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आंसर निकल जाएगा। और ये केवीएल मिनिमम 3 नंबर में आता है, और ये आ गया, और आप सोच रहे हो कि केवीएल छोड़ के आ जाएंगे कितने, 97 तो आ जाएंगे, बाबू ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने 33 के 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ना, तो तब भी टीचर के पास मतलब इजीली इतना होता है कि वो आपके सेक्शन सी और सेक्शन डी में आधे आधे नंबर काटने पाया ना,
तो आराम से काटता चला जाएगा क्वेश्चन में। और 10 क्वेश्चन में भी मतलब 10-15 क्वेश्चन में भी उसने आधे-आधे नंबर काटे, क्योंकि आप सिली मिस्टेक करके आओगे। तो आप वैसे भी 92 91 पे आ गए, ऊपर से एक क्वेश्चन छोड़ दिया मतलब आप 80s में चले गए। एक भी क्वेश्चन छोड़ना सीबीएसई बोर्ड में ये मान लो पाप माना जाता है, छोड़ना ही नहीं है, इसीलिए अप्लाई करना है। और साइंस लेके ये भी नहीं पढ़ रहे हो तो क्या ही मगज लिया आपने, फिर कौन से हर्डल संभाले आपने बताओ। बंदों के बैंड बजे रहते हैं साइंस लेके, आपके पास तो फिर भी मैं हूं। चलो अब यहाँ पे तीसरा अप्लाई कर रहा हूँ, बाई अप्लाइंग केवीएल। बाई अप्लाइंग केवीएल इन लूप। लूप का नाम क्या है, बी सी डी, और ये सेल देखो इधर की तरफ मूव करूंगा मैं ऐसे करके। मैं इन सबको पहले मिटा दे रहा हूँ। इस बार जो मूव करेंगे वो हम मूव करेंगे पहले बी से लेके सी डी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वापस आ जाएंगे। ठीक, बी सी डी ई मतलब सेल और वापस बी, ऐसे करके लिख दिया हमने। ठीक, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, करंट भी नीचे की तरफ जा रहा है, पहला वाला चेक पोस्ट पे। ठीक है, पहले वाले रेजिस्टेंस में तो माइनस का I2 प्लस I3 का करंट है, उसमें ब्रैकेट लगाना कंपलसरी, और इनटू में रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का है पहला वाला, ये वाला। ठीक, जैसे आप ये वाला क्लियर करते हो तो फिर दूसरा आता है। दूसरा में भी करंट नीचे की तरफ ही है, करंट नीचे की तरफ मतलब फिर से सेम डायरेक्शन, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, करंट भी नीचे। माइनस का करंट है कॉम्प्लेक्स में I2 प्लस में I3 माइनस का I1 और इनटू में 2 कर दिया। फिर इधर की तरफ किया तो सेल पे मूव करूंगा, और सेल की तरफ जाऊंगा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पहला प्लेट माइनस का, दूसरा प्लेट प्लस का, तो हम प्लस का ईएमएफ लेंगे 5 वोल्ट। सेकंड प्लेट का साइन लेना होता है बच्चों, प्लस का 5 वोल्ट। वापस बी वाले पॉइंट पे पहुंच गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, इक्वल टू में 0 कर दो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके लिख लो जल्दी से, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ उसको, देखो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का 2I2 प्लस का, नहीं माइनस का ही रहेगा बच्चों, इस बार माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का 2I3 है ना, माइनस दोनों को माइनस कर देगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये बाहर वाला माइनस फिर से सबको माइनस करता चला जाएगा, साइन करता जाएगा, तो माइनस का 2, ये 2 भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 और माइनस माइनस प्लस का 2I1 हो जाएगा, और प्लस का 5 इक्वल टू में 0। अब सेम सेम वाला लिख लो भाई, पहले I1 वाला लिख लो, I1 एक ही है तो उसको आगे लिख दिया 2I1। ठीक, I2 वाले कौन कौन है, ये और ये 2 I2 वाले हैं, तो हम लिख दिया -2 माइनस का 4I2। फिर I3 वाले 1 और 2, दो ही है तो माइनस का 4I3। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम के थे क्या इसमें, हाँ जी अच्छा दोनों में 2, ठीक है, और प्लस में 5 इक्वल टू में 0। ठीक, अब प्लस के 5 को माइनस उधर भेज के माइनस का 5 बना दूंगा मैं, तो 2I1 माइनस का 4I2 और माइनस का 4I3 इक्वल टू में उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये इसीलिए बच्चे रोते हैं किरचॉफ में। 3 इक्वेशन आपके स्क्रीन पे ये रहे, 3 लूप थे, 3 इक्वेशन बनने थे, और तीनों देख लो भाई। क्या सबको तीनों इक्वेशन क्लियरली दिख रहा है? पहला इक्वेशन ये रहा जहां पे आपने लिख रखा है कि I1 प्लस में 6I2 प्लस में 2I3 इक्वल टू में 10 है। दूसरा इक्वेशन ये रहा, और तीसरा इक्वेशन आपका ये रहा। अब क्या करना है भैया, मुझे I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। जो इस क्वेश्चन में पूछना चाहता था वो I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालो। तो अब क्या करना है आपको, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करना है, और एक बार इक्वेशन 1 को 3 के साथ करना है। 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर से दोनों इक्वेशन बन जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन तो मैं करके दिखाऊंगा। अगर बच्चे जो बच्चे सुन रहे हैं मेरे लिए उनका टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चों को समझाऊंगा। जो सुनो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात करेंगे, फिर 1 एंड 3 की बात करेंगे। ठीक, 1 एंड 2 में ध्यान से देखो बच्चों क्या एलिमिनेट हो सकता है। 1 और 2 में देखो, इसमें 7I1 है, इसमें सिर्फ I1 है, 6I2 है, I2 है, और 2I3 है, 2I3 है, और इक्वल टू में 10 है। तो मैं इसको I2 को एलिमिनेट कर सकता हूँ, है ना। इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का, सिंपल से जोड़ दूंगा तो हट जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। पहला इक्वेशन था I1 प्लस में 6I2 और प्लस में वहां से देख देख के लिख रहा हूँ ऊपर से 2I3 इक्वल टू में 10। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन स्लाइड करके नीचे लिखते हैं। दूसरा क्या था, 7I1 माइनस का 6I2 और माइनस का 2I3 इक्वल टू में 10। हमने क्या किया, इन दोनों को सिर्फ प्लस कर दिया, ऐड।
प्लस का 6 ये कट जाएगा, प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 + 1 8i1 इक्वल टू में 20 और सीधे सीधे i1 निकल गया यहाँ से 20/8 दैट इज कितना, अगर डिवाइड कर दूंगा तो 10/4 और 10/4 मतलब 5.2 मतलब 2.5 एम्पियर का करंट i1 सीधे निकल गया। देख रहे हो सकता है कई बार सीधे आंसर निकल जाए, हो सकता है कई बार दो वेरिएबल में आ जाए। जैसे आपका i1 निकल गया, अब इक्वेशन 1 एंड 2 का तो हो गया, अब 1 एंड 3 की बात करेंगे। इक्वेशन वैसे ही करना होता है, 3 इक्वेशन बनाए तो 1 2 के साथ 1 3 के साथ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को एलिमिनेट करो वापस, देखो वहां से क्या एलिमिनेट हो सकता है। 1 को रख लेना क्योंकि 1 की वैल्यू निकल चुकी है। 2 या 3 को एलिमिनेट करो। मैं यहाँ पे देखने गया तो मुझे दिख रहा है बच्चों i1 में 2 है और इधर ऊपर में 1 है, तो i1 को एलिमिनेट नहीं करना है, हमें i1 को बचा के रखना है क्योंकि i1 की वैल्यू निकल गई, मैं सीधे सीधे पुट कर दूंगा उसमें, है ना। i2 या फिर i3 को एलिमिनेट कर दो। i2 को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 2 से, सॉरी 6 से, बहुत बेकार ऑप्शन है। अगर i3 को करूँ तो i3 को देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 4i3 हो जाएगा और फिर प्लस कर देना बस। तो हम यही करने वाले हैं। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों पहले 2 से एंड देन प्लस कर दूंगा उसको इक्वेशन नंबर 3 के साथ। इक्वेशन 1 आपके पास ऊपर भी, ये भी इक्वेशन 1 ही था ये वाला, तो मैं यहीं से कर देता हूँ, ऊपर बराबर देखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2i1 प्लस में 12i2 और प्लस में 4i3। पूरे इक्वेशन को LHS RHS दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 की जगह में 20 लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर प्लस करना है नीचे में इक्वेशन 3 देखना पड़ेगा भाई साहब। 3 क्या था, 2 - 4 और -4 इक्वल टू -5, ये था इक्वेशन, मैंने ऊपर से देखा है। 2i1 -4i2 -4i3 इक्वल टू में -5 था। अब देखो सिंपली अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे पता है ये वाला पार्ट कट जाएगा और ये वाला पार्ट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4i1 और ये इनडायरेक्टली माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12 में से 4 गया तो 8i2 इक्वल टू में ये भी माइनस हो जाएगा तो 15 बचेगा, है ना। अब 15 बचा, अब मैं इक्वेशन 1 की मदद से पहले ही i1 की वैल्यू निकाल चुका हूँ जो कि इसमें पुट कर दूंगा। तो 4 और i1 की वैल्यू थी 2.5 प्लस में 8i2 इक्वल टू में 15, यहाँ से i2 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू में 4 10 और ये 8i2 इक्वल टू में 15, प्लस का 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का 10, तो 8i2 इक्वल टू में 15 - 10 तो 5 बचेगा और 8i2 इक्वल टू में 5 और i2 इक्वल टू में 5/8, i2 इक्वल टू में 5/8 एम्पियर। ये रहा हमारा i2 का करंट। i1 निकल गया 2.5, i2 निकल गया 5/8। अब i3 निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में जाओ और i1 i2 की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा दोनों। i1 कितना आया था आपका 2.5 एम्पियर, i2 कितना आया था 5/8 एम्पियर। इन दोनों वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो 1 2 3 में, अपने आप तीसरा आंसर निकल जाएगा। तो मैं ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ, देखो 2 i1 की जगह में 2.5 माइनस 4 i2 की जगह में 5/8 माइनस 4i3 इक्वल टू में माइनस का 5। इसी को यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 2.5 इंटू में 2 5 हो जाएगा, इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, 5/2 मतलब 2.5 और माइनस का 4i3 इक्वल टू में माइनस का 5। अब इसी का आगे सॉल्व करूंगा, देखो ये 5 - 2.5 लिखा हुआ है तो 5 में से 2.5 गया तो 2.5 बचा ना, तो 2.5 बचा, 5 - 2.5 2.5 भी बचेगा, माइनस का 4i3 इक्वल टू में माइनस का 5। अब मुझे ये जो 2.5 है इधर, उसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4i3 इधर प्लस में था, ये 2.5 उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 5 और माइनस का 2.5 माइनस का 7.5 हो जाएगा वो, राइट। तो ये हम लिख दिया माइनस का 4i3 इक्वल टू में माइनस का 7.5, माइनस से माइनस गया। अब मेरे को i3 निकालने का है, तो i3 निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 7.5 अपॉन में 4, ये भी हमारा आंसर हो सकता है एम्पियर में, और या नहीं तो आप चाहो तो इसको और रिजॉल्व कर सकते हो, तो तीनों आंसर निकल गया आपका। ये थे बच्चों करंट निकालने के तरीके किरचॉफ में, जितने लूप उतने ही। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता कि आप स्क्रीनशॉट ले सको और जूम करके देख लेना भाई। जितने लूप उतने इक्वेशन बनाओ, फिर 1 को 2 के साथ एलिमिनेट करो, 2 को 3 के साथ एलिमिनेट करो और कोशिश करो सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालने की।
यही होता है केवीएल। तो मैंने आज आपको समझाया कि किरचॉफ के लॉ कितने थे, रूल कौन-कौन से अप्लाई करते हैं और न्यूमेरिकल कैसे प्रैक्टिस करना है। बाकी जो एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है बच्चों, वो फिर से आप होमवर्क में करोगे और बाकी कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज बहुत टाइम हो गया है, आज इतना आपने कर लिया वही बहुत है। बताओ समझ में आया सबको केवीएल? कितने बच्चों को समझ में आया? हैंड रेज़ करो भाई साहब, जल्दी-जल्दी हैंड रेज़ करो यार। कितने बच्चों को केवीएल समझ में आने लग गया? आ गया, शिवम को समझ में आ गया, राज को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। टीना को समझ में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ 12th क्लास में एक्स्ट्रा एफर्ट मारना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके 90 प्लस मार्क्स आए तो ये मान लो कि मैं 100 की तैयारी करूंगा, तब जाके कहीं 90 प्लस मार्क्स में आएंगे आपके। अगर आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए 33, 34 जो भी क्वेश्चन आए, मैं सारे क्वेश्चन मुझे पता हो, मुझे बस सारे जल्दी जल्दी लिखना है, इस टाइप की तैयारी करनी है अभी से। अभी से तैयारी करके चलोगे, आपके नंबर कोई नहीं गिरा सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं फिर एक एक करके लग के दिन रात एक करके पढ़ लूंगा या फिर पढ़ लूंगी, बाबू ऐसा सपनों में ही होता है फिर। क्योंकि जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है इतना बर्डन आएगा, स्कूल के प्रैक्टिकल आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के प्रेशर आ जाएंगे, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो पढ़े ही नहीं आपने, फिर मतलब उस टाइम पे बोर्ड के प्रैक्टिकल भी चल रहे होंगे, आपके एक्सटर्नल आ रहा होगा, उसका डर। कोई टाइम नहीं मिलता, कोई टाइम नहीं। बच्चा फाइल तैयार कर रहा होता है, प्रैक्टिकल दे रहा होता है और पैनिक हो रहा होता है। अगर आपने अभी से तैयारी कर लिया तो 90 प्लस आएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूँ। और लाइव क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल कर रहा हूँ वो सारे अटेम्प्ट करना कंपलसरी है आप ही के लिए। अगर आपने अटेम्प्ट किए, आप ही का बेनिफिट होगा, आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, फिजिक्स में आपको मजा आएगा, क्योंकि थ्योरी के लिए तो मैं हूँ, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल और परसों। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, बाय 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 बाय।